नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक फिर से नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज जो चुनावी खबर है वो ये है कि अब कुछ दिनों के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग इसकी अनुशंसा कभी भी कर सकता है और इसको लेकर के जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी तैयारी के साथ अब जनता से बीच में जुड़े हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और वो अपने जो 5 साल तक उन्होंने क्या क्या विकास के काम किए वो जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष और जदयू के पुराने लीडर, एक अच्छे वक्ता भी हैं। पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर के वो हमेशा अपने तरीके से, पुरजोर तरीके से, पिछले 5 महीने से आप देख रहे हैं कि पूरा देश कोरोना से पीड़ित है, उससे निकलने का प्रयास कर रहा है। और आपने देखा कि जब शुरुआती दौर में जब हमारे प्रवासी आ रहे थे, कितने कष्ट से कोई पैदल चल के आ रहा था, सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चल के आ रहा था, गाड़ियां नहीं थी, कोई देखने वाला नहीं था, भूख से कितने लोगों की मौत हो गई, कई पटरियों पे जान दे दिए, कट के मौत हुई। और इन सब को बाद ये 4-5 महीने में चुनाव भी आ गया। आपको क्या लगता है कि जनता इस कोरोना काल का हिसाब लेगी आपकी सरकार से? देखिए, बिहार और देश, सवाल तो पूछेगी जनता कि उस समय आप कहाँ थे। देखिए, देश और बिहार की जनता, ये वैश्विक महामारी है, पूरी दुनिया, ये महामारी पूरे दुनिया के लोगों को झकझोर के रख दिया है और उसमें बिहार भी है। बिहार के मुख्यमंत्री इस कोरोना महामारी और आपदा, जो बाढ़ आपदा है, ये दोनों परिस्थितियों से टैकल करने का, उससे लड़ने का काम बड़ी ईमानदारी से किया है उन्होंने। और बिहार के मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर बिहार में आए, उनको आने में काफ़ी परेशानी हुई। यहाँ आए तो ऐसी परिस्थिति में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की संवेदना इस महामारी में वो तमाम बिहारी प्रवासी मजदूरों के साथ थी और संवेदनशील थे वो इस बात के प्रति कि उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो और सबको जो सुविधाएं और जो महामारी के अनुरूप इस महामारी काल में जो उनको स्वास्थ्य के लिए जो करना चाहिए था, जो क्वारंटाइन करना चाहिए था, जो उनको भोजन मुहैया कराना चाहिए था, जो उनको स्कूल में या क्वारंटाइन सेंटर में सम्मान से प्रतिष्ठा देना चाहिए था, रखना चाहिए था, वो तमाम काम हमने किया। और जब वो लोग बिहार नहीं आए थे और जिस राज्य में वो लोग थे, दूसरे प्रदेशों में, वहाँ भी उनको खाने पीने का दिक्कत नहीं हो, हमारा बिहार का मुख्यमंत्री इतना संवेदनशील है कि दूसरे प्रदेश में रहने वालों के लिए भी उनको इतनी चिंता थी, परेशानी थी, तो उन्होंने वहाँ ही उनके खाते में 1,000 रुपया भिजवा कर और उनकी सेवा करने का काम किया है। यहाँ आने के बाद से हमने खाद्य पदार्थ, अनाज भी उपलब्ध कराया है पर्याप्त मात्रा में, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं हो। और इस कोरोना महामारी में हमने हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, हमारी सरकार ने काफ़ी तन्मयता से सबसे कहा कि इसका एक ही उपाय है, दवा नहीं बनी है तो इसका एक ही उपाय है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और इस कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। और इस काम में बिहार सरकार ने काफ़ी तन्मयता से काम किया है। बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि आपदा पीड़ितों का अधिकार देश के और राज्य कोष पर सबसे पहला अधिकार है और इस काम में वो करके दिखाते हैं। जब कभी बाढ़ आता है तो राज्य का खजाना खोल देते हैं उसके लिए, और ये महामारी भी एक आपदा है, इसमें भी उन्होंने राज्य का खजाना खोल दिया था। हर तरह का सरकारी आंकड़े के अनुसार इस बार कोरोना काल में जो बाहर रहने वाले थे बिहारी, वो अब वहाँ से काम छोड़ करके, और वो जो सरकारी आंकड़ा है वो लगभग ये कहता है कि 30 लाख बिहारी मजदूर जो बाहर रहते थे वो अब आए हुए हैं पूरे बिहार में। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और अब यहाँ पे कोई फैक्ट्री है नहीं, कोई रोजगार का साधन है। ये मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में आपके? देखिए,
30 लाख मजदूर जो आए और यहाँ उनको रोजी रोजगार का संकट है। आपने सही कहा कि पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ उद्योग धंधे नहीं हैं जिसकी वजह से सबका समायोजन हो सके, परंतु नई उद्योग नीति हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नई उद्योग नीति बनाई है। उसमें उद्योगों का क्लस्टर के माध्यम से हम यहाँ आए हुए प्रवासी मजदूरों को सबको रोजगार उपलब्ध कराने, उसका अवसर उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। उसकी दिशा में काफ़ी हद तक काम हो रहा है और मनरेगा के माध्यम से और छोटे छोटे कुटीर उद्योग को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसके लिए हम ऋण के भी दे रहे हैं यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को, उसमें की भी हमारी काफ़ी तैयारी है। और छोटे छोटे उद्योग के माध्यम से हम उसके लिए ज़मीन भी बीएडा के माध्यम से हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है। हम यहाँ हमने संकल्प लिया है कि एक भी आदमी को रोजी रोजगार के लिए बिहार से अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हम बिहार की स्थिति ऐसी करेंगे और सबको रोजगार का अवसर उपलब्ध हम कराने का काम करेंगे। उस दिशा में पहल शुरू भी हो गया है और हजार मजदूरों को हमने कई विभिन्न क्षेत्रों विभागों में हमने काम भी उपलब्ध कराने का काम किया है। अब ये बता दीजिए कि कुछ ही दिनों में हमें लगता है कि शायद एक सप्ताह के भीतर चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगा। डेटें, तारीखें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। इस परिस्थिति में आपकी पार्टी सिवान में कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है और किन किन सीटों पे आपका दावा है? देखिए, हमारे जनता दल यूनाइटेड और कार्यकर्ता जो यहाँ के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है, जो नेतृत्व को हम लोगों ने सूचनाएं प्रेषित की हैं, हम 5 सीटों पे यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमारे मित्र दल शेष 3 सीट, 8 सीटों में से हम 5 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। 4 सीटें हमारे पास हैं और वो 4 सीटें हमारे लिए अभी हैं, उस पर हमारा कब्जा है पहले से। तो निश्चित रूप से हमने नेतृत्व को प्रेषित किया है कि वो 4 सीटें तो हमारी रहनी ही चाहिए और हमारे लिए एक सीट और, वो चाहे रघुनाथपुर हो या सुरक्षित क्षेत्र दरौली हो, ये हमको मिलना चाहिए। अब हमने देखा कि भाई हमारे जनता दल यूनाइटेड के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच एक बात चर्चे में है कि एक बड़ी आबादी दलित समाज की हमारे सिवान में और रविदास समाज की यहाँ है सिवान में, और हमारा एकमात्र सुरक्षित सीट है दरौली। और जब भी हम चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ हमारे मित्र दल को ही सुरक्षित सीट हम प्रदान कर देते हैं, मिल जाता है उसको। तो अभी तक दलित नेतृत्व तो हमारे सिवान जिला में हमने स्थापित नहीं किया है, जबकि उसकी बहुत बड़ी आबादी है। तो इस बार हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे पार्टी के सभी साथियों की एक राय है कि ये सुरक्षित सीट अगर जनता दल यूनाइटेड के खाते में आता तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी के अंदर भी यहाँ रविदास समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है, या दलित समाज से हम एक नेतृत्व उभारने का काम करते। और आपके माध्यम से ये सब बातें हम लोगों ने तो अपने नेतृत्व तक इसको सूचित किया है, पहुंचाया है। आपके माध्यम से भी हम अपने नेतृत्व तक पहुंचाना चाहते हैं इन बातों को कि ये अति आवश्यक है और ये पार्टी हित में है। और जहां तक आपने पूछा कि कितने सीटों पर, तो यह अंतिम निर्णय तो हमारा आला कमान करेगा कि हम कितने सीटों पर सिवान में चुनाव लड़ेंगे। परंतु मैं कार्यकर्ता हूं और एक कर्मठ कार्यकर्ता, जिम्मेवार कार्यकर्ता हूं जनता दल यूनाइटेड के सिवान का। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है, हम लोगों ने अपने नेतृत्व को सूचित किया है कि 5 सीटों पर चुनाव हम लड़ेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा और हम 5 सीटों पर चुनाव निश्चित। आपको क्या लगता है कि यह असंभव कार्य, 8 सीट हैं सिवान में, 8 सीट में 5 सीट आप चाहते हैं, लोजपा को कितना सीट जाएगा, बीजेपी को कितना सीट जाएगा, यह असंभव कार्य संभव दिखाई देता है आपको? देखिए, नेतृत्व से रहा सवाल रखने की बात, तो सभी दल के हमारे भाजपा के भी हमारे जो साथी हैं, लोजपा के भी जो साथी हैं, सबकी इच्छा है, सबकी जिज्ञासा है कि हमारे कार्यकर्ता साथियों का समायोजन हो, हम अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें, हमारा अधिक नेता पैदा हो। तो ये होता है
और ये सभी लोग अपने अपने नेतृत्व को अपनी मांग रखे हैं, उसी तरह से हमने भी मांग रखी है। परंतु हमने पहले ही कहा कि अंतिम निर्णय हमारे आला कमान, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार करेंगे और उस पर अंतिम निर्णय होगा। और जितनी सीटों पर पार्टी हमारी यहाँ चुनाव लड़ेगी, जितना हमारे हक में सीट मिलेगा, उस पर हमारे कार्यकर्ता ईमानदारी से, तन्मयता से उस पर काम करेंगे। हमारे मित्र दल के साथियों से सहयोग करके समन्वय बना के और सभी सीटों पर हमारी जीत दर्ज होगी। यह आपको मैं अग्रिम आपको सूचित करता हूँ। इस बार सरकार बनेगी आपकी? निश्चित नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर एक बार उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार ही उसके मुख्यमंत्री होंगे और उनके ही नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा। और ये हमारे गठबंधन के जो लोजपा है, जो भाजपा है, ये नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेंगी। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वो तो लगातार कह रहे हैं कि इस बार सत्ता बदलेगी। बिहार में बिहार की जो सत्ता है वो बदलाव, और यहाँ के युवा, बेरोजगार, ये सब बदलाव चाहते हैं और इस बार युवा की सरकार बनेगी। यानी कि उनके कहने का मतलब कि तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। देखिए, सपना लोग देखते हैं और राजनीति में महत्वाकांक्षा भी होती है। उस तरह से कम समय में अधिक संपत्ति अर्जित करने की महत्वाकांक्षा आदरणीय तेजस्वी यादव में है। उसी प्रकार में कम समय में भी बिहार की सबसे प्रमुख कुर्सी अर्जित करने की भी उनकी महत्वाकांक्षा है। ये इस पर मैं नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है, तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव की स्थिति ऐसी है कि एक बारात निकली है और उसमें बाराती जो हैं वो किसी को दूल्हा स्वीकार नहीं करते। तो बिना दूल्हा के स्वीकार्य दूल्हा और बारात लेके निकला है, तो कहाँ तक वो पहुँचेगा, दुल्हन उसको प्राप्त होगी अथवा नहीं होगी, यह बात आप भली भांति जानते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गांव देहात में एक कहावत लोग कहते हैं कि बापत पूत परापत घोड़ा आ ना ढेर तो थोड़ा थोड़ा। तो उनके माता पिता को 15 वर्षों तक बिहार की जनता ने झेला है और अब उन्हीं के सपुत्र तेजस्वी यादव को भी कुछ समय तक बिहार की जनता ने टेस्ट किया है कि 28 वर्ष की उम्र में और 55 संपत्तियां अर्जित करके, तो ये कितने बड़े इंजीनियर हैं। ये तो बहुत बड़े महान इंजीनियर हैं कि भाई इकोनॉमिस्ट हैं, कि इस तरह धन अर्जित करने की कला उनके पास कहाँ से आई, यह सब चीज़ें जनता जानती है। तो मैं समझता हूँ कि वही गांव में लोग चर्चा कर रहे हैं आज भी, चूँकि हम लोग जाते हैं गांव देहात में, लोग कहते हैं कि बापत पूत परापत घोड़ा ना ढेर तो थोड़ा थोड़ा। तो ये पिताजी ने जब इतना कर दिया बिहार में और इस तरह का शासन किया कि आम जनमानस अब फिर वो शासन देखना नहीं चाहती है, तो इनसे भी वह जनता, बिहार के लोग इसी तरह का परहेज कर रहे हैं और इनसे भी सशंकित हैं कि फिर माननीय श्री लालू प्रसाद जी के सुपुत्र महोदय को गलती से भी सत्ता उनके हाथ में नहीं आए, यह लोग महसूस कर रहे हैं। चलिए, आपने देखा कि बड़ी लंबी बातचीत हुई मुर्तजा अली कैसर साहब से, जो जदयू के एक अच्छे नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं और बड़े तरीके से अपनी बात को सबके सामने, हमारे सामने, आपके सामने रखा। लेकिन राजनेताओं की बात निराली होती है। आज वही तेजस्वी यादव बुरा लग रहा है, कल वही तेजस्वी यादव के सहयोग से ये 2015 के जब चुनाव चल रहे थे और सारे चुनावी मंच साझा हो रहे थे, उस समय ये सब कुछ ठीक था। बहुत सारी बातें हैं और आजकल एक सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में क्या है कि सारी चीज़ें जो 2015 में हुई हैं वो भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। किस नेता ने किसको किस तरीके से और क्या क्या कहा, वो जनता देख रही है, समझ रही है। जनता को आप बार बार अपने तरीके से नहीं ढाल सकते हैं। 2020 का चुनाव होना है, जनता सब कुछ देख रही है। जनता जिस तरह से लालू यादव को उस जंगल राज के खिलाफ सत्ता से बेदखल कर दिया, उस तरह से जनता आज
15 साल का हिसाब नीतीश कुमार से भी पूछ रही है कि नीतीश जी, अगर सब कुछ ठीक है, विकास की गंगा बह रही है, तो इस विकास की गंगा में एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगी? फिर क्यों आज जो बिहार के मजदूर हैं, एक बार फिर से वो अपना घर छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके फिर उसे बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये सारे सवाल इस बार चुनाव में जनता अपने नेता से पूछेगी और पूछ भी रही है। कई जगह आपने देखा होगा कि किस तरह से जब नेता अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं तो जनता किस तरह से स्वागत कर रही है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखना है कि इस बार का चुनाव, चूँकि 2015 से के चुनाव में और इस बार के चुनाव में काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है, तस्वीरें बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही हैं। तो इस बार अब देखना है कि जनता बिहार के चुनाव में जो किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करती है, कैसा जनप्रतिनिधि चुनती है, ताकि वो बिहार के विकास को उसके शिखर तक पहुंचा सके। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883।